ओरिएंटेशन सेशन का मतलब हमारा क्या है? ओरिएंटेशन सेशन का मतलब हमारा सिर्फ एक ही है कि बच्चे के साथ हम बैठें, पेरेंट्स के साथ बैठें, एक डिस्कशन हो कि एक्चुअल में आपके बच्चे के लिए क्या प्रोग्राम हमारा है, ताकि आप भी हम टीचरों पे दबाव बना सकें आने वाले टाइम में कि हम लोग किस तरह से पढ़ाने वाले हैं और जो कमिटमेंट है वो पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी टीम आपके साथ है। मैथ वाले सर आज नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले उनकी मदर जो है वो आईसीयू में एडमिट हो गई हैं। थोड़ा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम अचानक आई थी, जिसके वजह से शायद कल वो पहुंचेंगे। मेरठ में है हॉस्पिटल में एडमिट उनकी मदर, तो इस वजह से वो नहीं है आज अवेलेबल, लेकिन कल इवनिंग तक क्लास से पहले वो पहुंच जाएंगे। कल जब क्लास स्टार्ट होगी आप लोग की, तो उससे पहले पहुंच जाएंगे। बाकी की सारी टीम हम लोग एक साथ खड़े हैं ताकि बता सकें कि पूरे साल भर का सेशन कैसा है। बहुत बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जो 11th पहले भी पढ़े थे, जो 12th में आ रहे हो। बहुत बच्चों का रिजल्ट थोड़ा डाउन भी गया है। बहुत नए बच्चे जो जुड़े हो, उनके बहुत सारे रिजल्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं, बेसिक से लेकर हर चीज़। तो उस सारी चीज़ों पे एक बार टीचर से डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोगों ने भी बैठाया कि पेरेंट्स आएँ हम तक, एक बार सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लें, और जो भी चीज़ बच्चे के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो वो इंडिविजुअल टीचर के साथ अपना बातचीत करके उसको सॉर्ट करें, और अगले आने वाले 2 महीने का टारगेट लें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोर्ड का टारगेट, क्योंकि बोर्ड का टारगेट बहुत लंबा टारगेट होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 2025 का जो होगा, उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नवंबर में भी एक बोर्ड होगा और एक बोर्ड मार्च में होगा, और कुछ पैटर्न अलग अलग तरह से शायद आ सकता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पैटर्न की एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। तो अभी तक कुछ भी क्लियर एग्जैक्टली पिक्चर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, सिलेबस जो है वो 10 चैप्टर अभी जो भेजा गया, जैसे केमिस्ट्री में, वैसे फिजिक्स और बायो में सिलेबस ऑलमोस्ट वही रखा गया जो लास्ट ईयर सिलेबस था। अब उसको अगर बोर्ड स्प्लिट करता है 2 पार्ट में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि आपको मई के फर्स्ट वीक में ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल पाएगा। उससे पहले बोर्ड शायद अभी देगा भी नहीं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ चेक हो रही है। बीजीएस सीबीएसई बोर्ड अभी रिजल्ट बनाने में, रिजल्ट जैसे फाइनल हो जाएगा 12th और 10th का, आफ्टर दैट मुझे लगता है कि पूरा शेड्यूल और पूरा जो नया पैटर्न होगा उसको जो है वो रखेगा जरूर, सारे स्कूल को भेजेगा मेल पहले, उसके बाद ही हम लोग तक भी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो बेसिकली ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग जो आज पूरा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि एक बार सारा सिस्टम हम लोग बता दें कि कैसे कैसे क्लासेस वगैरह रन होंगी। जैसे ये अभी आपके पास एकेडमिक कैलेंडर का ईयर होगा, जिसमें क्लास 12th का बैच जो है, ये बुलंदी बैच, जो कि कल से स्टार्ट होगा, और आपका कंप्लीशन डेट जो इस बैच का होगा वो आपका 30 नवंबर को होगा। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे क्लास 12th का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ और बायो हो। इसके बाद रिवीजन बैच हमारा 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जो कि फरवरी अप टू एग्जामिनेशन जो भी रहेगा, डेट एग्जाम का जब शायद डिक्लेयर होगा उसके हिसाब से चलेगा। इसके बाद क्लास 11th क्लास का क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग 2nd ऑफ में से। अभी रजिस्ट्रेशन केवल चल रहा है, और इनका भी क्लास जो कंप्लीट होगा वो 31 जनवरी 2025। क्लास 11th का सिलेबस 2 बार रिवाइज होगा, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में। वैसे ये एक वर्बली मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आप लोग पढ़े हो तो बेहतर है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो 4-4 बार रिवाइज किए हम लोगों ने, है ना। लास्ट ईयर अभी आप लोग देख ही रहे थे 11th में। तो एटलीस्ट मतलब मेरा कमिटमेंट है कि कमिटमेंट जितना भी दूं उससे बेहतर हम लोग क्लास में करा के दें, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सब 11th में। तो इसलिए बता रहा हूँ कि 2 टाइम्स का रिवीजन आपका पूरे हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट होगा। और इसलिए सबको कॉपी भी अलग अलग बनाना, अभी सब टीचर डिस्कस करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि किस तरह की कॉपी बनेगी। इसके बाद जो आपका अगला शेड्यूल आता है वो है 10th क्लास का बैच। 10th क्लास का बैच चूंकि कल से स्टार्ट होगा, और इनका भी जो कंप्लीशन डेट होगा वो 30 नवंबर 2024। जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन बैच इनका भी सेम चलेगा। 3 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे बोर्ड का रिवीजन, जिसमें बोर्ड के सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर, 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लास 10th और 12th का चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उनका लास्ट 10 ईयर का प्रैक्टिस पेपर जितना भी होगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सैंपल पेपर जो होगा, और इसके अलावा जो बोर्ड सैंपल पेपर जारी करेगी, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का कंप्लीट सैंपल पेपर, वो सारा डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है फाउंडेशन बैच हमारा क्लास 8 और 9th का। 8-9th का क्लास कल से शुरू होगा। इनका क्लास 30 जनवरी को। आप सोचेंगे सिलेबस इतना कम है, 30 जनवरी तक क्यों ले जाया जा रहा है? 30 जनवरी तक ले जाने का मतलब है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में जो है वो एक तरह का लर्निंग बिहेवियर है, जितना वो टीचर को सुनेंगे उतना बेहतर है। तो हर चैप्टर हमारा टारगेट है कि हर यूनिट टेस्ट से पहले पहले हर चैप्टर को 4 से 5 बार रिवाइज करा दें, ताकि बच्चे के मुंह पे सारे चैप्टर एकदम इस तरह से आ जाए कि वो लिखना शुरू करे। स्पीड आप लोग का, बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि स्पीड नहीं बनती हमारे बच्चे का। स्पीड नहीं बनने के पीछे कारण जो मुझे लगता है वो नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है आप उसको स्लो लिख ही नहीं सकते हो। एक जेन्युइन जो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट जो लाइफ भी जब हमारा रहा, तो एक्सपीरियंस यही था कि जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है उसको हम बहुत फास्ट लिखते हैं, जो नहीं आता उसमें पेन मुंह में दबाए बैठे रहते हैं।
तो स्पीड न बनने का कारण कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज है उस चीज़ का, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि स्पीड नहीं बनेगी। ठीक है ना। इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है, यहाँ पे हमने फाउंडेशन बैच का जो रखा हुआ है चीजें, उसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर। मतलब हर एक यूटी से पहले जो भी यूनिट टेस्ट स्कूल में होंगे या जो भी स्कूल का सिलेबस स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, डिफरेंट स्कूल की तरफ से, उनका हर चैप्टर, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे साइंस का हो, सब में जो है वो 3 बार रिवीजन कराया जाएगा। ये कंप्लीट जो आपसे कमिटमेंट किया जा रहा है, ये यूटी के बाद आप कंप्लेन कर सकते हो कंसर्निंग टीचर से कि ये कमिटमेंट सर का था और ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, और इसीलिए हम लोग बुलाएं ताकि पेरेंट्स को पूरा आइडिया लग जाए इसका। और इसके बाद हमारे पास आता है अगला, यह है क्लास 7th क्लास का बैच, जो हमारे सबसे छोटे बच्चों का बैच जो स्टार्ट इस बार, चूँकि पहली बार है कि SNK जो है वो 7th 8th वगैरह शुरू कर रहा है, और रीजन और एक विजन जो है वो बिल्कुल साफ है कि अगर नींव मजबूत होगी तो उनको आगे हायर क्लास में पढ़ाना बहुत आसान होगा। वो दुनिया नहीं रही, या मोबाइल की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जहाँ बहुत कठिन है बच्चों को पढ़ाना, बहुत कठिन काम है। बच्चा हर टाइम जो है, कल जैसे कुछ पेरेंट्स से पूछ रहे थे तो कोई बच्चा 4 घंटे, कोई बच्चा 5 घंटे, कोई बच्चा 6 घंटे, मतलब इतना ज़्यादा वो मोबाइल में इन्वॉल्वमेंट उसका है कि उसके पास समय नहीं है दूसरी चीज़ों को सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चे आजकल कमज़ोर हो गए हैं, बच्चों ने ब्रेन में स्पेस छोड़ा नहीं है, ब्रेन में स्पेस पढ़ने के लिए नहीं छोड़ा है, उसके पास इतनी सारी चीज़ें पता है। अगर पूछेंगे कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, कहाँ पे, वो सारी जानकारी दे देंगे, किताब में चल रहा है वो नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में बहुत जुड़ा हुआ है, फेसबुक में जुड़े, लेकिन थोड़ा टेक्नोलॉजी, मैं बोलता भी इन लोग को कि फेसबुक बहुत करो, बुक रखो सामने, फेस सामने रखो, फेसबुक हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फेसबुक होगा, रिजल्ट कभी खराब नहीं होगा। इसलिए फेसबुक खूब करो जितना कर सकते हो, लेकिन वो मोबाइल वाला नहीं। मोबाइल का स्क्रीन भी छोटा है, इसका तो स्क्रीन भी बुक का बड़ा है, आप लगिए उसमें, बेहतर परफॉर्मेंस तभी निकल के आएगा। केवल टीचर के परफॉर्मेंस से कभी भी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आता। अगर कोई ये बोल रहा होगा कि हम यहाँ पे आ गए तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, तो शायद मुझे लगता है बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। प्रैक्टिकल बात यह है कि कोई टीचर कभी भी किसी का करियर नहीं बनाता, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि मेरा बच्चे पे क्या इंप्रूवमेंट होगा, मेरे बच्चे में क्या इंप्रूव आप करा दोगे। कोई किसी को इंप्रूव नहीं करा सकता जब तक बच्चा न चाह ले, और बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी। टीचर तो एक जरिया है, मैं आपको एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ। हमारा काम क्या है, अगर पौधे में थोड़ी जान होगा तो हम पानी दे देंगे, धूप थोड़ी अच्छी प्रोवाइड कराएंगे, वो कल होके जो है वो फल देने लग जाएगा। अगर पौधे में जान ही नहीं होगा तो हम कितना भी पानी डाल देंगे, धूप डाल देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्टली यही काम है। तो हम लोग सिर्फ एक इन्वायरमेंट देंगे, हम बच्चे का सपोर्ट सिस्टम है। बच्चे का सिलेक्शन में रोल रियल में जो है, मतलब एज ए टीचर मुझे लगता है कि बच्चे का सिलेक्शन में रोल एक टीचर का सिर्फ 5% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 95% जो है वो बच्चे का रोल है, क्योंकि हम उसे भी लिखवा रहे हैं जो बच्चा स्कूल में टॉप करके आ रहा है, उसे भी सेम नोट्स लिखा रहे हैं जो बच्चा बहुत पीछे से टॉप कर रहा है। हमने कोई कमी नहीं छोड़ा है अपने तरफ से, और छोड़ेंगे भी नहीं। अपने सब्जेक्ट में भी मेरे तरफ से कोई कमी नहीं छूटेगा, चाहे बच्चों के लिए किताबें पढ़नी हो, चाहे बच्चे का सैंपल पेपर कलेक्ट करना हो, चाहे बच्चों का प्रैक्टिस करवाना हो या रिवीजन बार बार करवाना हो। ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ, ताकि 2025 में खुदा न खास्ते अगर किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हो तो एज ए टीचर मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे वजह से रिजल्ट खराब हुआ, मैंने मेहनत नहीं किया, मैं खुद से नजर मिला सकूं। तो मेरा मिशन पहला यही है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे और उसके लिए मैं बहुत अच्छा करूं। एज ए टीचर मैं बहुत पढ़ूं, इतना पढ़ूं कि बच्चे को भी लगे कि टीचर के सामने कोई भी क्वेश्चन लेके जाए तो टीचर ये ना बोले कि कल आपको बताऊंगा, देख के बताऊंगा। तो टीचर का कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लेके बच्चा बैठे नहीं हमारे साथ। तो हम भी इस पर मेहनत करेंगे थोड़ा। और इसके बाद हमारे पास देखिए आ रहा है नोटबुक प्रिपरेशन 11th-12th का, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस स्प्लिट है अलग अलग तरीके से, 9th-10th का अलग है, 7th-8th का अलग अलग है। तो नोटबुक प्रिपरेशन में हमने जो रखा हुआ है कि यहाँ 3 सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो या बायो का हो, सबके नोटबुक सेपरेट होने चाहिए। रीजन इसके पीछे यह है कि एक तो रेगुलर क्लासेस जो चलेंगे उसका नोटबुक अलग होगा, 3 कॉपी जो है वो 11th-12th के बच्चे को बनाना है हर सब्जेक्ट में। इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस आप ऐसे नहीं करो, आप प्रैक्टिस केवल 5 क्वेश्चन का करो। ऐसा नहीं कि बहुत बर्डन लेके पढ़ना है, पढ़ाई तो एंजॉयमेंट है। बोर्ड एग्जाम क्या है, बोर्ड एग्जाम में तो कोई दम ही नहीं है। अगर रियल में देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम जो है वो, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, लल्लू एग्जाम है। ये बोर्ड एग्जाम क्या है बताओ, जिस एग्जाम में 100 में 100 नंबर आ जाए वो एग्जाम है क्या? कितने बच्चे 100 में 100 स्कोर कर जा रहे हैं सब्जेक्ट में? वो स्टैंडर्ड है पेपर का क्या कि 100 में 100 को स्कोर कर जाए? आप आईआईटी में जाओ, आईआईटी में 60% लाने वाला जेईई एडवांस क्रैक करके बहुत अच्छे एग्जाम में चल जाता है। यूपीएससी में आप जाओ, देखो वो एग्जाम है। या 100 में 100 स्कोर कितने बच्चे इंडिया में कर रहे हैं? तो फिर उस एग्जाम का स्टैंडर्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
सिर्फ एक हवा बना रखे हो आप लोग। एक बच्चे की साइकोलॉजी है कि बहुत टफ है पेपर। पेपर टफ कैसे है? टफ होता तो 100 में 100 इतने बच्चे स्कोर करते क्या? ये पॉसिबल ही नहीं था। कोई बच्चा मैथ में ला रहा है, कोई बच्चा केमिस्ट्री में आ रहा है, कोई बच्चा फिजिक्स में ला रहा है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से भी 3 बच्चे केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर गए। 24 बच्चे 90+ स्कोर लास्ट ईयर किए केमिस्ट्री में। तो फिर पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा रहा है। पेपर का स्टैंडर्ड सभी बच्चों के लिए एक जैसा है। सिलेबस थोड़ा सा जरूर मिनिमाइज किया गया। पहले 15 चैप्टर आप पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, आप 10 चैप्टर पढ़ रहे हो। सिलेबस छोटा किया गया है और यही कारण भी है कि हम रिवीजन थोड़ा आपको ज्यादा दे पा रहे हैं। अगर 15-16 चैप्टर होता तो संभवतः रिवीजन इतना नहीं हो पाता जिस रिवीजन का कमिटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना था। अच्छा, 12th क्लास में 11th में हो भी जाता है। 12th में हमें बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराने, लास्ट 10 ईयर बोर्ड पूरा कवर करेंगे, टॉपिक वाइज पूरा। आपका जो सिलेबस का बुक है वो भी पूरा कवर होगा। इसके अलावा आपका सैंपल पेपर लास्ट 5 ईयर का वो भी पूरा कवर होगा। टाइम लगता है थोड़ा, इसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि हर चैप्टर 2 बार आपका जो है वो रिवीजन करा के देंगे आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 नोटबुक जरूर रखना है। नोटबुक में एक बात ध्यान रखें कि डेली एक रूटीन बनाए, सभी पेरेंट्स भी थोड़ा फॉलो करें। बहुत ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। प्रेशर बच्चों पे बहुत नहीं देना है। हाँ, बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं देना है क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से परेशान है और पेरेंट्स बच्चे से। आज का रियल पिक्चर बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। कोई पेरेंट्स महंगाई से परेशान नहीं है जितना बच्चे से परेशान है। घर में महंगाई की चर्चा नहीं होती कि ये चीज इतनी महंगी, जितना बच्चे की चर्चा दिन भर होती है। तू पढ़ता नहीं, तेरे वजह से दुखी है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को इस चीज से दुखी मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। बच्चा देखिए आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना छोटे में था। छोटा में था, उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी, आप उसको कितना लाड़ प्यार दे रहे थे। आज पढ़ाई ऐसा नहीं है, पढ़ाई इतना हावी हो गया कि बच्चे का लाड़ प्यार खत्म हो जाए। तो बच्चे को पढ़ाई के नीचे दबाना नहीं, बच्चे को इंटरेस्ट जगाना है और इसलिए आपको भी कोऑपरेट करना। आप एक बात, सिंपल सी बात है, घर में बैठे हुए बेड के बगल में बच्चा पढ़ रहा है, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे से बोल रहे हैं पढ़ो, कैसे पढ़ लेगा? सच बात तो यही है। तो जब अगर पेरेंट्स को मोबाइल का अगर लत है तो बच्चे को भी होगा, इसमें कोई बुरा नहीं है, होना भी चाहिए। आप ही लोग तो बोलते थे बचपन में, अरे जो मैं करूंगा वही सीखोगे। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ अब भी आ चुका है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सजग होना है, क्योंकि ये मोबाइल की दुनिया एक ऐसी दुनिया हो गई है। मैं इस चीज से बड़ा नाराज भी रहता हूं। मतलब आजकल के टाइम में 99% बच्चों का रिजल्ट खराब करने में इसका हाथ है। जिसको लोग टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वह बच्चे को एकदम बिल्कुल पीछे लेके जा रहा है। जिस बच्चे का 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर बीतता है, कहीं भी बीत रहा है मोबाइल में, चाहे कोई भी आईडी यूज कर रहा है, निश्चित तौर पे उसके दिमाग में दिन भर वही घूमेगा, दूसरा चीज नहीं घूम सकता। तो पेरेंट्स को अगर मोबाइल देखना है, बच्चा सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक स्कूल और ट्यूशन में, आप मोबाइल यूज की, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने अपना लाइफ जी लिया है। अब आप सेकंड फेज पे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इंटरटेन के लिए थोड़ा लगता है, माइंड थका हुआ है, चलो देखते हैं। लेकिन जब बच्चा आ जाए तो एटलीस्ट बच्चे के सामने मोबाइल यूज मत कीजिए। मतलब ये पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि पिछले 16 साल से मैं इस चीज को देख रहा हूं। पिछले 16 साल में जो 3 साल में चेंजेस दिखे वो पीछे के 13 साल में नहीं दिखे। जितना कठिन पढ़ाना ये 3 सालों में हुआ है, ये पिछले 16 साल में उधर नहीं था। 2020 से पहले, जब कोरोना काल से पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी जितना प्रॉब्लम अब हम लोग फेस कर रहे हैं पढ़ाने में। क्योंकि बच्चा का दिमाग, बच्चा जैसे क्लास छोड़ेंगे तुरंत वो मोबाइल ढूंढता है, मोबाइल कहां रखा हूं। तो वो चीज नहीं हो। दूसरी बात है, जितने भी पेरेंट्स बैठे, एक बात और भी बता दूं कि जो भी बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे। अगर आप मोबाइल यहां दिए तो उनको पहले बताइए गेट से गेट से ऊपर आने से पहले स्विच ऑफ करें। अगर क्लास में बजे कहीं से भी, तो पेरेंट्स को पहले बुलाएंगे तभी मोबाइल देंगे, नहीं तो बच्चों को मोबाइल नहीं दूंगा। क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं सकता है और वो 1 घंटा अगर हमारे पास है तो 1 घंटा हमें पूरा पढ़ाने का मौका दिया जाए। पेरेंट्स को इसलिए बुला रहे हैं, पूरा शेड्यूल भी आगे दे रहे हैं, पहला टेस्ट और दूसरे टेस्ट और पीटीएम का शेड्यूल भी दे रहे हैं, ताकि पता चल जाए कि अगला टेस्ट और पीटीएम कब है। फिर नेक्स्ट पीटीएम में दूसरा टेस्ट का शेड्यूल लग जाएगा बच्चे के साथ, पूरा अगला 2, ताकि हर 2-2 टेस्ट का शेड्यूल मिलते जाए। पीटीएम का पेरेंट्स जरूर पहुंचे, एक बार बच्चे का इंप्रूवमेंट देखें। और बच्चे को डांटना नहीं, बच्चा हो सकता है थोड़ा डाउन अप चलता रहेगा, वो तो पार्ट है लाइफ का, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन कैसे उसको इम्प्रूव करें, इस पर चर्चा करें। मैं कल भी बोल रहा था कि हम लोग का पीटीएम का मकसद स्कूल वाला पीटीएम नहीं होना चाहिए। स्कूल में इन जनरल जो हमने देखा, मैं भी अपने बच्चे के पीटीएम में जाता हूँ, टीचर शिकायत लगाते हैं, ये है वो है। 7 घंटा बच्चा आपके पास है तो आप शिकायत क्या कर रहे हो?
आप क्या उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं एज टीचर? वो तो उम्र है उसकी खेलने की, अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? अगर 12 साल 14 साल 15 साल का बच्चा थोड़ा बदमाशी कर लेता है तो अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? और वो बदमाशी क्या करेगा? मर्डर तो करेगा नहीं इस उम्र में। थोड़ा यही बदमाशी करेगा कि थोड़ा उस पर स्याही फेंक देगा, थोड़ा उसका पॉइंट चुरा लेगा, थोड़ा उसका मोबाइल साइड में रख के उसको जो है वो स्विच ऑफ कर देगा थोड़ा देर परेशान करने के लिए। इससे ज़्यादा बदमाशी बच्चे नहीं करते कुछ, और इतना करना भी नहीं चाहिए। इतना तो करना भी चाहिए, बचपना थोड़े छीनना उनका। थोड़ा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है बच्चों के लिए, वो बहुत जरूरी भी है। मैं भी कभी कभी बच्चे के साथ बड़ा अच्छे अंदाज में क्लास में बड़ा कूल इन्वायरमेंट के साथ कभी कभी आता हूं, तो कभी कभी बजाता भी हूं। हाँ, क्लास शुरू होने से पहले ही लोग का हथियार तैयार रखता हूं। देखिए, इससे पहले क्लास शुरू, इनको पहले से पता है, डंडा पहले से तैयार रहता है मेरे टेबल पे। 12th क्लास में बच्चों को कोचिंग में खास करके कोई नहीं मारता, ये सोच के कि अगर बच्चा चला गया तो एक बच्चा जाएगा, 1500 का लॉस है। मैं पहला टीचर हूँ, आप पूछिए। इनको क्लास में बोलता हूँ पढ़ना है पढ़ने, तो गेट खुला, निकल जाओ यहाँ से। केवल इन्वायरमेंट पढ़ने का होगा और केवल पढ़ाऊंगा। मैं क्लियर एकदम स्टेटमेंट रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से 1200 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर बिल्कुल। उतना दूर से अगर मैं 18 साल से छोड़ के यहाँ सब कुछ आ गया, तो मुझे लगता है कि मेरा पूरी लाइफ जो है वो बच्चों के साथ शुरू होकर बच्चों के लिए खत्म है। आज के टाइम में प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे अपने साथ वालों से भी यही डिस्कस कर रहा था कि अब तो ऐसा हो गया कि रिलेटिव शादी में भी नहीं बुलाते। वो भी बोलते हैं छोड़ना, उसे मत निमंत्रण दे, आएगा ही नहीं, उसके लिए बच्चा ही सब कुछ है। तो मुझे अच्छा लगता है सुन के, चलो जो काम मैं करने आया हूँ कम से कम कर तो पा रहा हूँ, और बहुत खुशी होती है इस बात को जान के कि कम से कम मैं अगर परिवार से कट गया तो एक नया परिवार तो खड़ा है। जिस चीज़ के लिए मैं लगा हूँ उसको पूरा करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। आप लोग से कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ होगा। जो कमिटमेंट एक पेरेंट्स के साथ दिया जाएगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। पूरी टीम जी जान से लग के मेहनत करेंगे। हो सकता है थोड़ा दिन टाइम लगे किसी बच्चे को इम्प्रूव करने में, किसी बच्चे का नेचर अलग अलग है। कोई बच्चा क्वेश्चन बहुत पूछता है, कोई बच्चा है जो कभी नहीं पूछता है। दो तरह के बच्चे हैं। कोई बच्चा सामने बैठ के भी नहीं पूछेगा, उसको बार बार हमें बोलना पड़ता है। कुछ बच्चा है जो पीछे बैठ के भी टीचर को परेशान करेगा। परेशान इन द सेंस कि आप गाली तो दोगे नहीं, है ना, और टीचर को परेशान करना चाहिए। आप इतना क्वेश्चन पूछो कि टीचर मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। अगर आपने हमें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया तो बेकार है। तो आपका क्वेश्चन पूछने का तो राइट बनता ना। मैं कैसे बोलता हूं कि 1 से 10 तारीख के बीच में आपकी फी आ जानी चाहिए, नहीं तो क्लास से बाहर, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपका भी तो राइट बनता है। 10 क्वेश्चन आज पूछना है, सर नहीं बताएंगे, सर को भी बोलेंगे ये बात। याद दिलाओ आप टीचर को कि सर हम फीस भी तो इतने तारीख को टाइमली दे रहे हैं। हाँ, ये स्कूल नहीं है, ये स्कूल का सिस्टम नहीं है। स्कूल में आप गए, आपको आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। अगर स्कूल में सब कुछ समझ में आ जाता तो आपको यहाँ की नीड ही नहीं पड़ती। ये कोई एंटरटेनमेंट थोड़े है कि चलो आज ऐसे इनके डांस देख के आते हैं। सर का सर अच्छे डांसर भी नहीं, अच्छे गायक भी नहीं है। यहां पढ़ने के लिए आ रहे उम्मीद के साथ, वो भी तब जब आप पूरी एनर्जी स्कूल को दे चुके हो 7 से 8 घंटे। अपनी पूरी एनर्जी स्कूल को देने के बाद आप आते हो 3 साढ़े 3 बजे। बड़ा कठिन टाइम होता है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम स्कूल टीचर नहीं है, फुल टाइम एनर्जी अपनी सेव रखते हैं कि जब बच्चा क्लास में आए तो इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाएं कि बच्चे को मजा आ जाए। और वो दिखता भी है। इतने बड़े क्लास में अभी शायद जब क्लास शुरू होगी तो क्लास में बैठने का जगह नहीं होगा, इतना पूरा अभी पैक दिखेगा क्लास 2-3 दिन के अंदर। तो आवाज हमारी इतनी बुलंद रहती है कि ना तो लास्ट बच्चे को दिक्कत हो ना फर्स्ट को थोड़ा दिक्कत हो सकता है कान में, लेकिन लास्ट को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये तो ये लोग भी पढ़ रखे हैं साल भर। तो पूरी एनर्जी सेव रखते हैं हम लोग कि अपनी एनर्जी बच्चे को दिया जाए मैक्सिमम। वो 2 घंटा बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को जगाना है, बच्चे को मोटिवेट करना है, बच्चा सो ना जाए। गर्मी का दिन है, आएगा एसी की हवा खाएगा, थोड़ी देर में सो जाएगा। नींद भी आने की उम्मीद अच्छी है। खाना खा के भी बच्चा आ रहा है इस घर से तो बहुत अच्छी नींद आने की संभावना है। तो सबसे कठिन क्लास जो मुझे लगता है वो 3:30 बजे वाली क्लास है। लेकिन अगर उससे डिले हम लोग लेके जाते हैं तो क्लास 8:30 तक जाएगा, बच्चे के पास टाइम नहीं मिलेगा। तो हमारी एक मजबूरी भी होती है कि बच्चे को हमें यही शेड्यूल दिया जाए। पहले 3 बजे क्लास था, फिर 3:15 की, 3:15 से अब 3:30 का क्लास ले गए इस बार, कि बच्चा आराम से खा पी के थोड़ा रिलैक्स करके घर से आए और पेरेंट्स भी थोड़ा रिलैक्स रखें। देखिए, बच्चा तो आपका पहले भी आपके लिए टॉपर था, आज भी टॉपर है, और कल अगर रिजल्ट भी गड़बड़ है तो भी आपके लिए टॉपर है। दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं कीजिए, दूसरा बच्चा से कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि जनरली ये कंपैरिजन घरों में बहुत चलता है। देखो उसका बच्चा, वो उसका है ना, वो आपका थोड़े है, वो आपका नहीं है ना।
वो उसका है, उसे देख के कभी कंपेयर मत कीजिए। बच्चा अपना आप में सक्षम है। हो सकता है आपका बच्चा कल होके बोर्ड में बहुत अच्छा नहीं करे, हो सकता है कल कुछ और चीज में अच्छा कर जाए। कौन सा सचिन तेंदुलकर इंडिया का बोर्ड का टॉपर है, या रोहित शर्मा या विराट कोहली इंडिया के टॉपर हैं? वो कैरेक्टर किसी भी तरह का बच्चे के अंदर बिल्डअप हो सकता है समय के साथ, वो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको मैं बहुत एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल हमारे साथ ऋषभ का है, जो बच्चा 11th क्लास नहीं पढ़ा था गुरुराम राय से, SGRR बसंत बिहार से ही 11th क्लास नहीं पढ़ा हुआ बच्चा सर, 12th में उस बच्चे ने अल्टीमेट एफर्ट करी, बहुत मतलब जबरदस्त एफर्ट। और जिस बच्चे का 10th में स्कोर 62% था, 93% स्कोर के साथ वो जो है वो 12th किया। इसके बाद वो बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद जो आज बहुत अच्छे कंपनी में 21 लाख के पैकेज में है। उसकी मदर हमेशा यही बोलती थी कि सर ऐसा बच्चा ना हो। सुन के आश्चर्य लगता था कि मैम कैसी बातें करते हो, नहीं हो तब समझ में आएगा उसका इंपॉर्टेंस। तो बच्चे के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए आप लोग भी। पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन बच्चों के साथ बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अब वो समय थोड़े रहा, वो एग्जाम्पल मत दीजिए हम पहाड़ों में उतर के आते थे, 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, वो समय था। आप चलते थे ना, आप बिना मोबाइल के थे, आप खुद अपने बिना मोबाइल का रह जाइए। बच्चों को तो मोबाइल की लत ऐसी है कि अगर पेरेंट्स का डर ना हो तो बाथरूम में मोबाइल ले जाएं। सर आगे बता दीजिए आप। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा आप लोग समझ के रखना है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। बच्चों के साथ इसलिए क्योंकि बच्चा ही पढ़ेगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे। बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। अपने कंसर्निंग टीचर जो भी हैं, अपने अपने क्लास के टीचर का नंबर लेना, इसलिए हम लोग भी बुलाए कि एक बार कांटेक्ट लीजिए, उनसे रेगुलर टच में रहिए, उनसे बात कीजिए हर 15 दिन में 2 मिनट के लिए कि सर क्या परफॉर्मेंस है, हमारा भी ध्यान रहेगा। तो इस पर थोड़ा सा सब लोग फोकस करें। अच्छा, मैम लोग को जाना भी होगा। यह है क्लास टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, एक बार देख लीजिए। क्लासेस आपका 6 डेज रखा गया है। पिछले के पिछले साल तक 5 डेज था, पिछले साल से 6 डेज हमने किया था। 11th-12th का जूनियर विंग भी 6 डेज रहेगा। तीनों क्लास चलेगी, हर दिन 1 घंटे की पूरी क्लास होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा फोकस भी करते हैं क्लास में भी लोग का। 1 घंटे इसलिए क्योंकि अगर 1 घंटे बोल के 40 मिनट की क्लास आपकी होगी, 20 मिनट खराब हो रहा है। एक दिन का 20 मिनट, 6 दिन में पूरा 120 मिनट, मतलब 2 दिन आपका पूरा गया। 6 दिन बोल के 4 दिन पढ़ाया गया, वो काम नहीं होगा। पूरे 6 दिन मतलब 6 दिन की क्लास होनी चाहिए, 6 घंटे पूरे मिलने चाहिए वीक में। संडे छुट्टी है, किसी कारणवश कभी कभी होता है कि संडे भी बुला लेते हैं, लेकिन पिछले साल कभी कभी नहीं हुआ। पिछले साल कभी कभी संडे छुट्टी हुआ है ना, हर संडे लगभग बुलाया गया। तो वह भी लोग का कंप्लेन भी था कि सर, हाँ हमें नहीं कंप्लेन किया, अतुल सर को कंप्लेन की सर को वो लोग संडे छोड़ दें। तो इस बार संडे आप लोग को रेस्ट दिया गया। लेकिन 12th क्लास के बच्चों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी रेस्ट नहीं होगा संडे। सैंपल पेपर सॉल्व कराने का टाइम होता है, 3 घंटा पूरा चाहिए होता है। स्कूल से आप थक के आए होते हो, उस टाइम नहीं सैंपल पेपर करा सकते हैं, हमें संडे चाहिए होता है। तो इसलिए उस टाइम संडे आप लोग को आना पड़ेगा। लेकिन अप टू अक्टूबर जो है वो आप लोग को नहीं बुलाएंगे संडे, ठीक है ना। इसके बाद टाइमिंग शेड्यूल तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टाइमिंग शेड्यूल जो है 12th क्लास का ये रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ का, और ये 11th का टाइम शेड्यूल रहेगा। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ड्रीम है कि भैया मुझे बच्चे को नीट में भेजना है या जेई में। एक पूरा एनालिसिस हम लोगों ने दिया हुआ है कि अगर नीट और जेई का सिलेबस आप उठाइए, नेट पे जाइए, आपके पास बोर्ड का भी सिलेबस है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, दोनों का सिलेबस सेम है। केवल चेंजेस जो है जेई और नीट के सिलेबस में, एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो जो नया सिलेबस इस साल ऐड किया गया था, इसके अलावा कोई भी पार्ट अलग नहीं है। जो 11th-12th का सिलेबस है, एज यूजुअल सिलेबस जेई का भी है और एज यूजुअल सिलेबस नीट का भी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एकदम क्लियर कट सिलेबस आपको दिखाई देगा सेम। जेई और नीट का पेपर अगर देखेंगे, लास्ट 15 साल का जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, 85% से अबव क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी आपके लिए एनफ होता है। अगर एनसीईआरटी पे बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट पकड़ा जाए, एनसीईआरटी सरफेसली ना पढ़ा जाए, तो ये बहुत एनफ है। तो थोड़ा एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पकड़ना है, ताकि आगे कॉम्पिटिशन में भी अगर जाने का कुछ हो तो आपका प्रोग्राम बढ़िया बन सके, आपका बेसिक्स अच्छा हो। बेसिक अच्छा होगा तभी आप जाके कोई कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हो। इसके बाद आता है कि सर पढ़ना कैसे है। एक तो क्लासरूम नोट्स, जिसपे फोकस हम लोग का रहेगा, और हम लोग रेगुलर उसको चेक भी करेंगे। सब सब्जेक्ट में सारे टीचर चेक करेंगे, चाहे क्लास फुल हो, हाफ हो, बैठा हो, कितना बच्चा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास नोट्स प्रॉपरली बच्चों को बनाना है, रिवाइज डेली करना। और ये 5 क्वेश्चन का एक टारगेट हो सब पेरेंट्स का, कि 5 क्वेश्चन फिजिक्स, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 5 क्वेश्चन मैथ या बायो, जो भी है, 5-5 क्वेश्चन डेली बच्चे को पहले कराना है। उसके बाद डिनर का टाइम हो। 15 क्वेश्चन बहुत आसान है कराना।
15 क्वेश्चन अगर हम कराते हैं तो मेरे हिसाब से 30 दिन का जो शेड्यूल होगा उसमें 450 क्वेश्चन होता है, और 450 क्वेश्चन को अभी आने वाले 10 महीने से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4500 क्वेश्चन होता है। 4500 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 4500 क्वेश्चन करने के बाद सिलेबस जो है वो 6 बार रिवाइज होता है। पूरा सिलेबस का जो ग्राफ है वो 6 टाइम रिवाइज होगा। तो एक साथ बहुत बड़ा बच्चों पे प्रेशर ना देके एक फिक्स शेड्यूल करें कि 5 क्वेश्चन डेली एक सब्जेक्ट में आप करिए। 5 क्वेश्चन कितना देर लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगेगा एक बच्चे को। स्पीड ठीक है तो कम भी लग सकता है। इतना देर तो बच्चे के साथ खुद बैठ जाना 1-1.5 घंटे सभी पेरेंट्स को, और भैया इतना कंप्लीट करिए, आइए साथ में डिनर का आनंद लेते हैं। इतना किया जा सकता है आसानी से। 9-10th का बच्चा है, 7th-8th का बच्चा है तो 5-5 क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग नहीं है और मैथ अलग नहीं है, तो मैथ में 5 क्वेश्चन, साइंस में 5 क्वेश्चन कर लिए, बहुत है। 10 क्वेश्चन डेली करवाइए बच्चे को। छोटे बच्चे के लिए इतना बहुत है, ताकि वो आपके साथ थोड़ा टीवी भी देखे, एंजॉय भी करे, वो भी जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे आता है जैसे कुछ फॉर्मूला थ्योरम वगैरह, इसके बारे में चर्चा हम लोग क्लास में बच्चों के साथ रखेंगे। खैर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कंप्लीट डेली होमवर्क 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट डेली, इसको जरूर फॉलो कीजिए, एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो धीरे धीरे करके आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। अचानक सडनली अगर आप सोचेंगे बच्चा में इंप्रूव हो जाए, जैसे 99.9% मुझे लगता है बच्चों में ये बीमारी होगी, एग्जाम से पहले एक रात बहुत पढ़ते हैं और एग्जाम हॉल में जाते जाते आधा भूलते हैं, और 1-2 क्वेश्चन अगर बीच में सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा भूल गए, क्योंकि वो पढ़े ही उसी लेवल पे। लेकिन अगर इस रूटीन को फॉलो करके पढ़ेंगे तो शायद वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, लगातार अच्छा चलेगा परफॉर्मेंस। यहाँ पे दूसरी बात हमने दिया कि गिव एटलीस्ट 1 शिफ्ट, ये एक सेटिंग 1 आवर्स का जरूर हो कम से कम। ऐसा नहीं कि 10-10 मिनट में उठ रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो। 1 घंटा अगर बैठे तो 1 घंटा प्रॉपर बैठिए, बिना मोबाइल के, मोबाइल से दूरी बना के, क्योंकि बुक आपके पास होगा, बेहतर उससे पढ़ाई होगा। और हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप गूगल का सहारा मत लीजिए किसी क्वेश्चन के लिए। कोई भी बच्चा गूगल का सहारा मत लो, वहाँ पे आपको आंसर लिखा मिलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको टीचर देगा, टीचर से पूछिए। पैसे इसी चीज़ के तो दे रहे हो, टीचर के पास जाओ, टीचर से खूब पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं बताते हैं टीचर तो आओ, फिर आप डिस्कस करो कि सर नहीं बता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके बाद डाउट क्लासेस होगा आपका। यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिख दिया है कि डो नॉट यूज मोबाइल ड्यूरिंग स्टडी, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैं बहुत बार रिपीट भी किया हूँ सेशन में पूरा, कि इससे थोड़ा बचना है और बच्चों को भी बचाना है। इसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन, जो आईएससी बोर्ड का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री 25 मार्क्स का है, सीबीएसई में 23 था, यहाँ 25 मार्क्स है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री में तीनों चैप्टर में किसी से कितना भी मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है, ये स्प्लिट अप नहीं दिया गया है। ये कोई पर्टिकुलर नहीं बताया गया कि इस चैप्टर से इतने नंबर होंगे, जैसे सीबीएसई ने एक डाटा दिया हुआ है। आईएससी ने बिल्कुल ऐसा नहीं दिया हुआ, किसी भी चैप्टर से कितना भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, एग्रीगेट 25 मार्क्स। इनऑर्गेनिक पे अगर हम लोग आएंगे तो ये 14 मार्क्स सेम है, सीबीएसई का और आईएससी दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इनऑर्गेनिक का सेम है। हाँ, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा सिलेबस 1-2 पॉइंट ऐसा है जो कि नहीं पढ़ना आईएससी में, और 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, जो कि क्लासेस जब होगा तो एक्स्ट्रा उनको लगाया जाएगा। 31 मार्क्स का ऑर्गेनिक, यहाँ भी बहुत बड़ा वेटेज है, मतलब ऑर्गेनिक सबसे बड़ा वेटेज दोनों के लिए केमिस्ट्री में, सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो। इसके बाद आता है मंथली टेस्ट शेड्यूल, जो अभी हमारे पास 2 माइनर टेस्ट का शेड्यूल है। मेजर टेस्ट हमारे पास स्टार्ट होगा फुल सिलेबस टेस्ट जब नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्री बोर्ड से जस्ट पहले। तब तक नया पैटर्न भी बोर्ड का आ चुका होगा, जो बोर्ड का इस साल का नया पैटर्न रहेगा वो आ चुका होगा। सैंपल पेपर बोर्ड का रिलीज हो चुका होगा, जो 3 सैंपल पेपर हर साल बोर्ड रिलीज करती है, वो तब तक रिलीज कर चुका होगा। उसी बेसिस पे हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। लेकिन पहला टेस्ट जो होगा इनका वो 26 अप्रैल को होगा, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और ये अपने ही क्लास में होगा, ताकि उस दिन दूसरे क्लासेस एज यूजुअल चले। 1 घंटे का टेस्ट शेड्यूल होगा, तो 2 क्लासेस आपकी चलती रहेगी। पहला क्लास केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री है तो फर्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा, फिर आपका जो है वो मैथ और बायो या फिजिक्स, इनकी क्लासेस उस दिन भी आपकी चलेगी रेगुलर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट 29 अप्रैल 29 को फिजिक्स होगा, फिर 30 को आपका मैथ और बायो होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसके बाद आपका 4 मई को पीटीएम का शेड्यूल रखा गया है 4 से 6 PM का, और 15 जून को अगला टेस्ट आपके पास इसके बाद आता है। टेस्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि पैटर्न जो अभी एग्जामिनेशन का है उसमें 20 मार्क्स जो है आउट ऑफ 70, 20 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के साथ उसमें असर्शन रीजन भी इंक्लूड किया गया है। और दूसरा जो आपके पास रिमेनिंग जो 50 मार्क्स बच रहा है, उसमें 50 मार्क्स में आपका सब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसमें एक स्पेशल केस बेस्ड का क्वेश्चन जो है वो ऐड किया गया है। तो सब्जेक्टिव में केस बेस्ड भी होगा, वो पार्ट भी होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होगा
ये टेस्ट एक ही दिन में होगा, क्योंकि अगर हम 3 दिन अलग अलग सब्जेक्ट का कराते हैं बहुत समय हमारा कंज्यूम होगा। सिलेबस भी रिवाइज कराना है आपको, स्कूल का भी प्रेशर होता है। 12th में हालांकि स्कूल का प्रेशर हम लोग बहुत नहीं लेते हैं, पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं कि 12th में स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत मायने नहीं रखता। हाँ, प्री बोर्ड मायने रखता है, क्योंकि प्री बोर्ड तक हम हर चीज़ पढ़ा रहे होंगे। स्कूल हो सकता है हम फर्स्ट ऑर्गेनिक शुरू, हमने फिजिकल शुरू किया, वो ऑर्गेनिक शुरू कर दें, उल्टा चले, वो कुछ भी शेड्यूल बना सकते हो। तो यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का एक पेपर बनेगा कॉमन। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव, 5 असर्शन रीजन हर सब्जेक्ट में। ऐसे ही बायो वाले ग्रुप का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर बनेगा। तो ये पूरा शेड्यूल आपके पास टेस्ट का है। इसके बाद जब अगला पीटीएम में आएंगे तो आपको अगला नेक्स्ट 2 टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा। तो हर पीटीएम के बाद 2 टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा, ताकि आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन रहे कि किस तरह से प्रोग्राम चलने वाला है। पहले से टेस्ट का शेड्यूल आपके पास होगा, पीटीएम का भी होगा। पेरेंट्स समय 5 मिनट निकाल के जरूर टीचर से मिलकर परफॉर्मेंस बच्चे का देख लें। अगर कुछ कमी है, कुछ दिक्कत आ रही है, बच्चा अगर हमसे नहीं बोल रहा, आपसे बोल रहा है, तो आप आके शेयर कर दीजिए हमसे, हम बच्चे को बैठाएंगे। अगर एक्स्ट्रा टाइम लगे, 5:30 बजे मेरी क्लास ओवर है, 3:30 से 5:30 मेरी क्लास बिल्कुल फ्री है। 5:30 के बाद अगर लगता है कि सर मेरा बच्चे का ये टॉपिक थोड़ा वीक चल रहा है, आप मेरे साथ बैठाइए, मैं रात के 9 बजे तक बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, कभी भी बच्चा आके आराम से पढ़ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये पूरा हमारे पास केमिस्ट्री का शेड्यूल आपको दे दिया हूँ पूरा। अब फिजिक्स के लिए अतुल सर जो है वो आपको बताएंगे फिजिक्स में क्या क्या प्रोग्राम है। ओके, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज बायो लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं पहले मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ आपका कि बायो से स्कोप कम है। आप ये सोचते हैं बायो का स्कोप है नहीं, मैथ का स्कोप ज़्यादा है, फिजिक्स का स्कोप ज़्यादा है, तो बायो से बहुत सारे स्कोप हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए इसमें अब कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसके थ्रू हमने नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, पर नीट बिना दिए हुए हम कहीं जा नहीं सकते। अब जैसे कि थ्रू नीट में देखिए आप पहला क्या है, तो एमबीबीएस जो आपका है, आप सब जानते हैं इसे, नीट मतलब एमबीबीएस यही समझते हैं, है ना। दूसरा क्या है आपका, ये जो यूनानी मेडिसिन वाला है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन साइंस, ठीक है। थर्ड क्या है, बीपीटी फिजियोथेरेपी। पहले फिजियोथेरेपी के लिए नीट जरूरी नहीं था, अब ये जरूरी है, ये कंपलसरी हो गया इस साल से, क्लियर। तीसरा क्या है आपका, चौथा क्या है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस। अब जो नीट में जिसके मार्क्स कम आते हैं, क्वालिफाई हो जाता है पर मार्क्स कम है, तो उस लास्ट में दिया जाता है बीडीएस, डेंटिस्ट, क्लियर। उसके बाद देखिए बीएएमएस आयुर्वेदिक के लिए भी नीट जरूरी है, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया आपको कि नीट कंपलसरी है 20 कोर्सेज के लिए। उसके बाद देखिए जो जिसके लिए नीट जरूरी नहीं है, बिना नीट के हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं मेडिसिन में। अब जैसे ये है विदाउट नीट बायोटेक्नोलॉजी, इसका काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है अभी कोविड के टाइम पे। दूसरा क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट तो हर जगह काम आ रहा है आजकल, दुनिया सबसे टेंशन से, डिप्रेशन से परेशान है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नर्सिंग है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी स्कूल्स वगैरह हैं, बोर्डिंग स्कूल में है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फॉरेंसिक साइंस, आपने देखा ना सीआईडी में देखा होगा आपने, डॉक्टर सालंकी और फॉरेंसिक के थे। तो ये सब कोर्सेज हैं, इसमें कोई ज़्यादा अमाउंट लगता भी नहीं, फीस भी कम है, और विदाउट नीट से आप जा सकते हैं इस फील्ड में। उसके बाद क्या है, फूड टेक्नोलॉजी, फूड के बारे में, जो फूड टेक्नोलॉजी में जो आप देखते हैं कि भाई इससे रिक्वायरमेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे बहुत आजकल क्या है, मिलावट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपको, क्रॉप में मिलावट है, फूड में मिलावट है। अब ये होली के टाइम पे कितनी मिलावट वाली चीज़ें पकड़ी गई, ठीक है। तो फूड इंस्पेक्टर वगैरह जो रोल होता है इसी के थ्रू होता है, क्लियर। ये बैग हो गया, हाँ। फोर्थ क्या है, वेटरनरी मतलब जानवरों का डॉक्टर, पशु चिकित्सक, तो ये बिना नीट के है। उसके बाद फार्मेसी, ये 4 साल के कोर्स हैं फार्मेसी वाला। मेडिसिन शॉप में आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं। बायोकेमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, जो हाइब्रिड सीड्स वगैरह, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर लैंड एरिया हमारा कम है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, लैंड एरिया कम है, तो हम चाहते हैं हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करना ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो इसमें फील्ड काफ़ी अच्छा है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर बैंक वगैरह जो है उसमें भी एग्रीकल्चर के थ्रू जब कोर्स किया होता है तो वो लेते हैं बैंक्स वगैरह में, जो किसानों को लोन वगैरह देते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोबायोलॉजी, कोविड के टाइम पे जो टेस्ट वगैरह हो रहा था कोरोना का, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर रहे थे। अभी हम जाते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रोल है बायो से। नेक्स्ट में अब देखिए, अभी बायो का जो 12th का क्लास का बोर्ड का पैटर्न है, ये है 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, बाकी 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है। थ्योरी के अंदर देखिए
अब ये जो है ये 5 साल से नया इंक्लूड हुआ है, मल्टीपल चॉइस कौन सा MCQs वगैरह, ये 16 मार्क्स के हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ऑप्शन दिए जाते हैं काफ़ी नज़दीक वाले रहते हैं, क्लोज। बच्चा देख नहीं पाता कौन सा करेक्ट आंसर है कौन सा रॉन्ग है। जैसे कि आपने देखा ना, जितने भी ये प्री वगैरह होता है, चाहे IAS को चाहे IPS का हो, ठीक है, PCS का हो, सब प्राइमरी में ये रहता है। तो ये टफ पेपर पैटर्न बना दिया गया है। दूसरा क्या है आपका 10 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी नया इंक्लूड किया गया है 5 साल से। केस स्टडी बेस्ड बच्चे को देखते हैं कितनी नॉलेज है, कितना प्रैक्टिकल उसने ग्रैब किया है, तो केस स्टडी बेस्ड है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वगैरह ये हैं। बाकी नेक्स्ट क्या, प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाह रहा था, इसमें है नहीं स्लाइड में। प्रैक्टिकल क्या है, स्कूल वगैरह कंडक्ट करते हैं, पर हम लोग भी बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। प्रैक्टिकल में क्या चीज़ पूछी जाती है, कौन कौन से उसमें क्वेश्चंस कितने रहते हैं, लैब मैनुअल कैसे बनाना है, ठीक है, पूरा गाइडेंस दी जाएगी इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये सर ने बता ही दिया है इफेक्टिव टीचिंग कैसे करनी। 3 रेगुलर रिवीजन होगा, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व वगैरह होगा, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह मेन है इंपॉर्टेंट बायो में, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर से देखें डायग्राम बेस्ड है सब। 11th का कुछ भी नहीं है, 12th में एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डायग्राम प्रैक्टिस जरूरी होगी। 3 कॉपी बननी है, एक में डायग्राम बनेगा, एक में आपका टेस्ट वगैरह जो हम प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका नोट्स वगैरह हम बनाएंगे। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी है, क्योंकि जब फ्लो चार्ट हम बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी इसमें, बच्चे को पता होना चाहिए। लास्ट में ये नहीं कि भाई पूरा इतना कॉपी भर गई है आपकी नोट्स से, टाइम मिल नहीं रहा, फटाफट रिवाइज करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्रैक्टिस रहेगा, पार्टिसिपेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है। जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें बच्चे की राय ली जाएगी, बच्चा डिस्कस करेगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ग्रुप डिस्कशन रहेगा। लास्ट क्या हमारा बायोलॉजी से जो हमारी लाइफ में जो चल रहा है, जैसे कि हमने बात की अभी बायोटेक्नोलॉजी की बात की, उसमें बायोटेक्नोलॉजी हमारे हमसे रिलेटेड है, कोविड के टाइम पर रिलेटेड है, अभी भी रिलेटेड है। हर चीज़ आजकल देखो ना, हर पेशेंट बीमार है, कोई एज नहीं है बीमारी की, BP किसी को भी हो सकता है। अब कोई बंदा क्या है आपका हेल्दी था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, मर गया, तो इसका फील काफ़ी अच्छा है। तो हम रिलेट कर सकते हैं भाई, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ क्यों होती है, ये तो ये हमारा एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड है ना। हमारे रिश्तेदारों में किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का कारण क्या है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें है, बच्चों को रहेगी तो पता रहेगा कि भाई ये चीज़ होनी ज़रूरी है, इट इज़ मस्ट। चाहे बायो लिया हो चाहे नहीं लिया हो, पर ये ज़रूरी है कि नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है सर। ये हमारा हो गया पैटर्न। ये जो हमारा यूनिट है 5 यूनिट में डिवाइडेड, 12 का रिप्रोडक्शन वाला 16 मार्क्स का, 20 मार्क्स का जेनेटिक्स आपका है, इवोल्यूशन है। ये सब डिफरेंट लग रहा होगा आपको, जो 11th में बायो पढ़े हैं, 12 का अलग ही पैटर्न है, ठीक है। इसमें 11th कोई इंक्लूड नहीं है, तो इसमें रिवीजन और चैप्टर बहुत कम है आपके। 13 चैप्टर हैं इस बार, 3 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं पिछले 4 साल से, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा रिवीजन, तो 3 टाइम हम करा देंगे, जैसे सर ने बोला आपको कमिट किया है, तो 1 साल में या कोचिंग के दौरान 3 बार रिवीजन हम करा लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप है, चाहे केस स्टडी वगैरह है। Morning everyone. I'm Mahika Nautyan and I will teach English and SST here. So I want to tell my strategy that how I will teach students in the classroom. So first of all, 3 separate notebooks. Students have to make 3 separate notebook. One thick notebook is for SST because SST contain 3 sub-subjects like history, geography and civics. So for that we have to make thick notebook, 1 thick notebook. And another is 2 notebook for English. One is for literature and second is for language. Now when I will teach in the classroom, I will give individual attention to each and every student. Next point is regular lecture with notes. So whenever I teach any topic in the classroom, so lecture तो I will surely give, but including notes also. I will give notes also with the lecture. And problem practice notebook should be separate, means उसकी जो notebook होगी वो separate होगी, जो लेक्चर हैं उसकी नोट्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे, और जो प्रैक्टिस नोटबुक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, इफ़ एनीबडी हैज़ डाउट एनी क्वेरी, सो दे कैन आस्क मी. Easy and understandable note for quick revision. Like in examination, student becomes so pathetic that how I would read, how I would study. So for that, I give notes whenever I teach any chapter in SST or English both. So in the examination, they can read easily from that revision notebook. Next, test and schedule for class 7th and 8th is that 6 days classes will be there in a week and Sunday will be off.
and 2 subject classes of each subject. Mean in a day we will teach 2 classes, we will give 2 classes to them of student of 7th and 8th. Each class is of 60 minutes, means class will be of 60 minutes, not less than it. A regular test after 15 days. There will be a regular test after 15 days after the completion of 1 or 2 chapter. How to study? First of all, short and understandable notes I will give as I told you. And second, involvement of student during the lecture. अब क्या होता है कि कई जगह पे क्या होता है, टीचर ही लेक्चर देता है, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. बट यहाँ पे जब भी वेन एवर आई टीच, तो आई वॉन्ट दैट स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन दैट लेक्चर, सो दैट आई कैन understand them what they are understanding, what they are knowing about that topic. Third is daily homework. Daily homework I will give to them. Daily means each and every day, and next day I will check also whatever they have done or not done. Fifth point, on Saturday revision classes only there. On Saturday I will not teach. Only revision classes are there, that in the 6 day whatever I taught them on the Saturday I will take revision classes from. Only revision classes will be there. Coverage of each and every topic means if a chapter has in subtopic, main topic, so I will teach each and every topic of that chapter. 7 means in each day from out of 60 minutes, 10 minutes I will give for the revision, whatever I taught them day before. So 10 minutes is for revision and the notebook checking, the homework which I had given to them. Now the next question arise that why should parents send their student for English and SST subject, tuition for English and SST? Because as you know that ki SST plays very important role nowadays. SST plays a very important role in competitive exam. अगर हम कोई भी if your student if your child want to give any competitive exam in the future, so उनको ये सब पता होना चाहिए कि SST बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले करता है रोल SST में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आता है. क्योंकि आपने देखा होगा कि जो UPSC एस्पिरेंट्स है, IAS एस्पिरेंट्स हैं और जो एक्सेट्रा हमारे जो और एस्पिरेंट्स हैं वो सारे हमारे SST की बुक्स पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10 क्लास की. तो जब आप उन्हें 7, 8 और 9 से ही यहाँ पे ट्यूशन भेजना स्टार्ट करोगे तो उनका डायरेक्टली उनका बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो उन्हें आगे बर्डन नहीं होगा. अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कोई भी पढ़ाई करेंगे, तो उन्हें उसमें बर्डन फील नहीं होगा. इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मदर टंग हिंदी है, गढ़वाली है, घर पे इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है. तो उसके लिए अगर इंग्लिश को यहाँ पे आप ट्यूशन में भेजोगे बच्चों को, तो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा, साथ में उनकी वोकैबुलरी एनहेंसमेंट भी होगी, ग्रामेटिकली इम्प्रूवमेंट भी आपको उनमें देखने के लिए मिलेगा. थैंक यू. A very good morning to all parents and students. Myself Kanika Sharma and मैं यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस पढ़ाऊँगी 7th और 8th को. तो सबसे पहले तो मैथ्स का नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे मैथ्स उस सब में दिखेगा अच्छे बच्चों का A1, बट जैसे ही मैथ्स आता है इट विल बिकम B1, C, B. ऐसा क्यों होता है? मैथ्स से इतना ज़्यादा घबराना क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता है. और सबसे ईजी जो होता है वो मैथ्स में ही मार्क्स स्कोर करना होता है. आपने देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल बहुत ही ज़्यादा रेयरली आता है, बट मैथ्स में जो होता है ना वो इतना सिंपल होता है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना. क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टेप सही होंगे आपके और आंसर सही आएगा. लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं. लेकिन मैथ्स का क्या होता है, इतना ईजी होता है कि उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करा एंड देन वील गेट द आंसर. ओके, तो ऐसा मतलब बच्चों में एक फोबिया है मैथ्स का कि अरे मम्मा मैथ्स नहीं हो रहा है मुझसे, आगे मुझे मैथ्स मत दिलाना. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. मतलब मैथ्स को आप इतना इजी वे में कर सकते हैं हम. तो अब जैसे मैम ने बताया, सर ने भी बताया कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है. हम एक ही कॉपी में सब कुछ हॉच पॉच नहीं कर सकते ना. फिर जैसे हमने एक सब्जेक्ट, जैसे कोई भी हमारा एक टॉपिक है या हमारा कोई भी टॉपिक है या कोई भी हमारा चैप्टर है, उसको हमने जब रिवीजन करें तो हम ढूंढते हैं, पेजेस पलटते हैं, अरे कहाँ रह गया, चैप्टर मिल ही नहीं रहा है. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो
जो छूट जाता है। जब हमारी पूरी कॉपी ऐसे कन्फ्यूजन रहते हैं ना, तो हमारे टॉपिक्स कुछ छूट जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमारी एक होमवर्क नोटबुक अलग रहेगी कि जो हमें होमवर्क मिला है, जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं वो अलग रहेगी। जो रिवीजन हो रहा है, रिवीजन का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको कराए जा रहे हैं तो वो अलग रहेगा। और जो नोट्स हमारे बन रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वैसे तो मोर देन इनफ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ टॉपिक लिख दिए जाते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करा जाता है। तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा बुक प्रिफर करनी पड़ती है ना। 7th 8th में सबने एस शांत तो सुना होगा, एस शांत, और मैथ्स के लिए RD शर्मा, RS अग्रवाल। तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा बुक प्रिफर करनी होती है कि जब नोट्स हम बनाएं तो उसमें हम इजीली हमारे सारे क्वेश्चंस जो वो सीरियल वाइज हो, ताकि जब हम अपनी नोटबुक उठाएं तो हमको रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो उसके बाद आता है हमारा 1-1 ईच थिक नोटबुक फॉर मैथ्स एंड साइंस। ऐसा नहीं कि आप पतली से नोटबुक लेकर आ रहे हैं, कोई एक कहीं पर है और कोई एक जगह आप अपनी नोटबुक्स रखिए। ये वे ऑफ स्टडी होता है कि हम पढ़ कैसे रहे, ठीक है। तो उसके बाद आता है सेपरेट नोटबुक फॉर होमवर्क, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेपरेट नोटबुक फॉर रिवीजन, रेगुलर लेक्चर विद प्रॉपर नोट्स। छोटे बच्चे मेनली क्या करते हैं कि हम बुक से पढ़ लेंगे, मैम ने जो क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं वो लर्न कर लेंगे। नहीं, अगर आप शुरू से ही पहले से नोट्स बनाना नहीं सीखेंगे तो आप कैसे 10th और 12th में फिर आपका वो नहीं रहेगा ना, मतलब कि पहले हमने करा ही नहीं है, हमारे उसमें ही नहीं है, फिर आगे भी नहीं करेंगे। तो पहले से ही बेस बनता है, पहले से ही हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपनी लाइफ में आगे काम करते हैं। तो 7th 8th भी हमारा एक स्टेप ही है आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो हम आगे भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। नोट शुड बी प्रॉपर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर। क्या होता है कि हमने नोट्स बना ली, फटाफट लिख लिया, फिर आगे जब हम पढ़ रहे हैं दोबारा, लेकिन हमें समझ नहीं आ, अपनी राइटिंग कितने बच्चों को समझ नहीं आती। हमसे पूछते हैं मैम ये क्या लिखा है, अरे आपने लिखा है, आप बताओ क्या लिखा है। अच्छे से बनाइए। अगर आप 2 पेन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से करिए। हाइलाइटर यूज़ करिए, वैसे तो आप इतनी स्टेशनरी यूज़ करते हैं, एक हाइलाइटर खरीदिए, उसको हाईलाइट करिए। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये लिखा था तो मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद क्लास जो मैम ने बताया, टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का वो रिवाइज तो हो ही नहीं रहा है। तो उसके लिए एक टेस्ट ज़रूरी है। हफ्ते में जो पढ़ा उसको एक बार टेस्ट या रिवीजन करिए, या मैं ओरल टेस्ट भी लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, टेस्ट तो हम दे रहे हैं, फटाफट लिख लिया, इधर देखा उधर देखा लिख लिया, लेकिन नहीं, ओरल का मतलब होता है कि मैं बीच से किसी को भी उठा दूंगी और पूछूंगी चलो बताओ। आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट का तहे दिल से धन्यवाद। हमारी SNK की टीम का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का रिजल्ट को बेहतर बनाना। आज के इस सेशन में आपने सीखा हमारे SNK के सिस्टम के बारे में। SNK सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक इमोशन है, पेरेंट्स का भरोसा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी बच्चे अपने रिजल्ट में बेहतर आना चाहते हो तो आप सभी को अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। कहते हैं ना कि जो लक्ष्य में खो गया वो सफल हो गया। समय बदल रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं SNK को धीरे धीरे डिजिटल की तरफ लेके चले। और हमारी SNK के पूरी टीम का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार से जोड़ना। हर घर में पूजा रूम होती है, फिर भी हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है। ठीक वैसा ही इन्वायरमेंट हम अपने इंस्टीट्यूट में ला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस फ्री एजुकेशन मिल सके, यहाँ पे बच्चों को मोबाइल फ्री एजुकेशन मिल सके। और इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, आप सभी बच्चों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और लास्ट में बस मैं अपने और अपनी सारी टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे ओरिएंटेशन सेशन को इतने अच्छे से सुना। हमें बहुत अच्छा लगा। अगर कोई भी आपके फीडबैक वगैरह होगा, कुछ भी आपको सजेशन देना होगा, तब बेझिझक हमें सजेशन दीजिए, ताकि आपको जो भी सजेशन है उस सजेशन को हम फॉलो करके अपने सिस्टम में जो भी खामियां वगैरह उसको सुधार के और भी आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम सिस्टम की पूरी जानकारी हम लोग दे पाए, सारे टीचर आपको अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे पाए। आप टीचर आपके साथ अवेलेबल अभी हैं